चलो, आ रही आवाज आप लोगों को? अब आप लोग फर्स्ट हेडिंग अब आप हेडिंग लगाना, सरल घनीय कोष्टिका, सिंपल क्यूबिक कोष्टिका, सरल घनीय। चलो सुनो, देखिएगा। जो सरल घनीय कोष्टिका होती है, उस सरल घनीय कोष्टिका के अंदर क्या होता है, कुछ इस तरीके से। ये जो आठों कॉर्नर होते हैं, इन आठों कॉर्नर पर एक परमाणु होता है, एक एक, यानी 8 परमाणु कॉर्नर पर स्थित होते हैं। चेक करना, एक तो ये हो गया। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है कि A बराबर B बराबर C होता है। ये A, ये B, ये C, ये A बराबर B बराबर C होता है एक तो। एक इसके अंदर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है। यानी ये वाला कोण जो अल्फा होता है, ये वाला कोण जो बीटा होता है, सॉरी गामा, ये वाला कोण बीटा होता है, ये वाला कोण गामा होता है। तो अल्फा बीटा गामा का मान 90 डिग्री, ए बराबर बी बराबर सी होता है। ऐसी कोष्टिका को अपन क्या कहते हैं? सरल घनीय कोष्टिका कहते हैं। लिखो इसके अंदर, देखना, एक ऐसी कोष्टिका जिसमें सभी भुजाओं की लंबाई एक समान हो। एक ऐसी कोष्टिका जिसमें सभी भुजाओं की लंबाई एक समान हो और उनकी अक्षों के मध्य कोण, और उनकी अक्षों के मध्य कोण 90 डिग्री हो, और उनकी अक्षों के मध्य कोण 90 डिग्री हो, तो ऐसी कोष्टिका को सरल घनीय कोष्टिका कहते हैं। तो ऐसी कोष्टिका को सरल घनीय कोष्टिका कहते हैं। तो ऐसी कोष्टिका को सरल घनीय कोष्टिका कहते हैं। सामने डायग्राम बना हुआ है और पास में जो लिखा हुआ है वो ऐसे कैसे होता? सामने जो डायग्राम है और पास में जो लिखा हुआ है वो ऐसे कैसे? बनाओ इसे। बना लिया? अच्छा, अब लिखो,
इसके नीचे इस प्रकार की कोष्ठिका में आठों कोनों पर आठ परमाणु रखकर अभाज्य कोष्ठिका का निर्माण करते हैं। अभाज्य कोष्ठिका का निर्माण करते आठों कोनों पर आठ परमाणु रखकर अभाज्य कोष्ठिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलो अब इसके अंदर पहला पॉइंट लगाओ, समन्वय संख्या। फर्स्ट पॉइंट लगाना कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर इसके अंदर लिखो, एक दो लाइनें पहले, फिर इसके बाद में समझाते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे ज्ञात करते हैं। लिखो, एक परमाणु 3.15 स्टार्ट करिए। एक परमाणु निकटवर्ती और समान दूरी पर उपस्थित समान दूरी पर स्थित जितने अन्य परमाणु से घिरा होता है उनकी संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। चलो देखो, ये यहां पर समन्वय संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, अभी आइडिया लग जाएगा। देखो, ये वाला जो परमाणु है, ये वाला परमाणु कितनी समान दूरी पर कितने निकटवर्ती परमाणुओं से घिरा हुआ है, उसकी संख्या को अपन समन्वय संख्या कहेंगे। तो चेक करो, इस वाले परमाणु की बात हो रही है, तो अपन अब बता रहे हैं। देखो, एक तो ये इससे एक ये इससे 2, एक ये इससे 3, एक ये इससे 4, एक ये इससे 5 और एक ये इससे 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है, 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 इतनी ही दूरी ये है, क्योंकि हमें पता है A बराबर B बराबर C होता है। तो अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दिखा देते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। चलो एक अलग से डायग्राम बनाकर भी दिखाया जा सकता है, वो भी दिखा देते हैं। दोनों ही डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम के माध्यम से कैसे दिखाएंगे समझना। देखो, यहां का कोई परमाणु है, ये रहा परमाणु। अब चेक करना, ये कितने निकटवर्ती समान दूरी पर स्थित परमाणुओं से घिरा हुआ है, वो संख्या देखनी है अपन को। तो वो संख्या अपन कैसे दिखाएंगे, चेक करो। देखो, एक तो ये रहा निकटवर्ती इसका, दूसरा निकटवर्ती ये रहा, तीसरा निकटवर्ती ये रहा। 3 तो ये हो गए। 3 कैसे दिखाए जाएंगे, चेक करना। यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा और यहां पे भी होगा। 3 यहां बना देते हैं अपन। 1 2, अब टोटल कितने परमाणुओं से घिरा हुआ है?
चेक कर लो। एक तो ये एक हो गया, ये दो हो गया, तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पांच, छह। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। लिखो इसके अंदर, लिखना सरल घनीय संरचना में, सरल घनीय संरचना में प्रत्येक परमाणु अपने चारों ओर, प्रत्येक परमाणु अपने चारों ओर 6 परमाणुओं को स्पर्श करता है, 6 परमाणुओं को स्पर्श करता है। अतः इसकी समन्वय संख्या 6 होगी, अतः इसकी समन्वय संख्या 6 होगी, अतः इसकी समन्वय संख्या 6 होगी। ठीक है, फटाफट दोनों डायग्राम बना लो, फटाफट दोनों डायग्राम बना लो। ये बन जाए डायग्राम। बना लिए क्या डायग्राम को, दोनों को?
हो गया। चलो सुनो, अब लगाओ सेकंड पॉइंट, जालक नियतांक। सेकंड पॉइंट लगाना जालक नियतांक। सेकंड पॉइंट लगाइएगा जालक नियतांक। सेकंड पॉइंट जालक नियतांक। आओ देखो जालक नियतांक कैसे ज्ञात करते हैं। या फिर एक काम कर लो, पहले परिभाषा लिख लो याद करके। जालक नियत देखो, इसके अंदर दो परमाणुओं के केंद्रों के मध्य की दूरी, दो परमाणुओं के केंद्रों के मध्य की दूरी, दो परमाणुओं के केंद्रों के मध्य की दूरी का मान जालक नियतांक कहलाता है। का मान जालक नियतांक कहलाता है। चलो चेक करना। ध्यान देना। अब ये रहा सेंटर, ये रहा सेंटर, ये सेंटर है, ये सेंटर, ये त्रिज्या आर हो जाएगी यहां तक, यहां तक त्रिज्या आर हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा 2r। यहां जालक नियतांक क्या होता है 2r होता है। तो परमाणुओं के केंद्रों के मध्य की दूरी जालक नियतांक कहलाती है। तो जालक नियतांक क्या होगा 2r। तो यदि परमाणु की त्रिज्या r है, तो जालक नियतांक a बराबर 2r। ठीक है, ये डायग्राम सा दिखा दो और ये उतार लेना ना। जालक नियतांक a बराबर 2r होगा। ये बना लो डायग्राम ना, और ये लिख लेना a बराबर 2r। लिख लिया। हो गया। लिखो इसके अंदर अगला पॉइंट, एकक कोष्ठिका का आयतन। तीसरा पॉइंट, एकक कोष्ठिका का आयतन। चेक करना, एकक कोष्ठिका का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, ये जो कोष्ठिका होती है इसके अंदर तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है। यदि तीनों भुजाओं की लंबाई ए ए ए मान ले अपन, तो आयतन कितना हो जाएगा a क्यूब। तो a बराबर कितना है 2r,
तो v बराबर कितना हो जाएगा 2r क्यूब, तो v बराबर आएगा 8r क्यूब, ये आ जाएगा। ठीक है, लिखो एकक कोष्टिका का आयतन। यदि कोष्टिका में तीनों भुजाओं की लंबाई को आपस में गुणा कर दिया जाए, यदि कोष्टिका में तीनों भुजाओं की लंबाई को आपस में गुणा कर दिया जाए, यदि कोष्टिका में तीनों भुजाओं की लंबाई को आपस में गुणा कर दिया जाए, तो हमें एकक कोष्टिका का आयतन प्राप्त होगा। 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 ठीक है, उतार लो इसे, सामने आयतन लिखा हुआ है वो। चौथा पॉइंट लिखना, प्रति एकक कोष्टिका परमाणुओं की संख्या, प्रति एकक कोष्टिका परमाणुओं की संख्या। अच्छा, ये तो ज्ञात करना खूब ढंग से सिखा रखा है अपन ने। कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, जो सरल घनीय संरचना होती है उसके अंदर आठों कोनों पर 8 परमाणु होते हैं, और एक कोष्टिका, एक परमाणु का योगदान एक कोष्टिका के अंदर कितना होता है? 1/8। तो 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने परमाणु आ जाएंगे? 1 परमाणु। ठीक है, तो एक परमाणु का योगदान 1/8 होता है। अगले का भी 1/8, इधर का भी 1/8, इधर होगा उसका 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 भी 1/8। 1/8 को 8 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1 परमाणु आएगा। ठीक है, लिखो इसके अंदर, चौथे पॉइंट के अंदर लिखना, यहां कोनों पर उपस्थित परमाणु, यहां कोनों पर उपस्थित परमाणु अपने संपूर्ण भाग का, अपने संपूर्ण भाग का 1/8वां भाग, अपने संपूर्ण भाग का 1/8वां भाग कोष्टिका में देते हैं, कोष्टिका में देते हैं, तथा ऐसे कुल 8 परमाणु हैं, तथा ऐसे कुल 8 परमाणु हैं, तथा ऐसे कुल 8 परमाणु हैं, तो एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या, तो एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या ऐसे लिखना, 1/8 गुणा 8 बराबर 1 होगी। 1/8 गुणा 8 बराबर 1 होगी। पांचों पॉइंट लगाना, एकक कोष्टिका में परमाणु का आयतन, परमाणु का आयतन। अच्छा सुनो,
एकक कोष्टिका में जो परमाणु का आयतन है उसे Vm से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक आयतन को अपन किससे रिप्रेजेंट कर चुके हैं, V से। अब देखो एक परमाणु की त्रिज्या कितनी है, R है, तो उस एक परमाणु का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R क्यूब। अगर परमाणु की त्रिज्या R है तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास में टोटल परमाणु कितने हैं एक कोष्टिका के अंदर, एक ही परमाणु है, तो इसको क्या कर देंगे, एक से गुणा कर देंगे। ये आ जाएगा अपने पास में Vm बराबर कितना, 4/3 पाई R क्यूब। अब सुनो, अभी अभी हमने देखा है कि A बराबर कितना होता है, 2R होता है। R बराबर कितना हो जाएगा, A/2। रख दो मान इसके अंदर भाई, ये मान इसके अंदर रखेंगे तो Vm बराबर कितना आएगा, 4/3 पाई A³/8। तो Vm बराबर कितना आएगा, पाई A³, ये 2 बार जाएगा, 6 आ गया। क्या आ गया, एकक कोष्टिका में परमाणु का आयतन। लिखो इसके अंदर, यहां संपूर्ण कोष्टिका में केवल एक परमाणु है, यहां संपूर्ण कोष्टिका में केवल एक परमाणु है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। अतः परमाणु का आयतन निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा, अतः परमाणु का आयतन निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा, अतः परमाणु का आयतन निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा। उदाहरण लो ऐसे कैसे इसका आयतन, फटाफट। लिख लिया। अब लगाओ संकुलन गुणांक। संकुलन गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, चेक करना। संकुलन गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान रखना। देखो इधर चेक करना एक बार, संकुलन गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं। ये है कोष्टिका में परमाणु का आयतन और ये है कोष्टिका का आयतन। यदि कोष्टिका में परमाणु के आयतन में कोष्टिका के आयतन का भाग लगा दिया जाए तो अपन को पैकिंग फैक्टर मिलता है PF, संकुलन गुणांक। इसका मान πa³/6, इसका मान a³ से a³ कट जाएगा, π/6 यानी 0.52 और ये आ जाएगा 52%। ठीक है, संकुलन गुणांक के अंदर लिखो, संकुलन गुणांक के अंदर लिखना, यदि कोष्टिका में परमाणु के आयतन में, यदि कोष्टिका में परमाणु के आयतन में, यदि कोष्टिका में परमाणु के आयतन में कोष्टिका के आयतन का भाग लगा दिया जाए, कोष्टिका के आयतन का, सॉरी, यदि कोष्टिका में परमाणु के आयतन में कोष्टिका के आयतन का भाग लगा दिया जाए, सही है, कोष्टिका के आयतन का भाग लगा दिया जाए तो प्राप्त राशि को संकुलन गुणांक कहते हैं, प्राप्त राशि को संकुलन गुणांक कहते हैं। यह कोष्टिका के भरे हुए भाग को व्यक्त करता है, यह कोष्टिका के भरे हुए भाग को व्यक्त करता है, यह कोष्टिका के भरे हुए भाग को व्यक्त करता है। ठीक है, उतारो इसे।
यह है कोष्ठिका के भरे हुए भाग को व्यक्त उतार लिए। चलो अब लगाओ अगला पॉइंट, 7वें नंबर का अभाज्य सदिश। 7वें नंबर का पॉइंट लगाना, अभाज्य सदिश। चलो अभाज्य सदिश के अंदर एक लाइन लिख लो पहले। किसी भी कोष्ठिका को प्रदर्शित करने के लिए, किसी भी कोष्ठिका को प्रदर्शित करने के लिए 3 सदिशों की आवश्यकता होती है। 3 सदिशों की आवश्यकता होती है जिन्हें अभाज्य सदिश कहते हैं, जिन्हें अभाज्य सदिश कहते हैं। चलो देखो, हमारे पास में सरल घनीय संरचना के अंदर 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं। ये वाली दिशा आई कैप मान लेते हैं, ये वाली जे कैप, ये वाली के कैप। अब आपको पता है हर कोई लंबाई क्या होती है इसके अंदर, बराबर होती है, यानी ए बराबर बी बराबर सी होता है। तो अगर आप बात करो सरल घनीय संरचना हेतु, सरल घनीय हेतु ए बराबर बी बराबर सी होगा। अतः जो अभाज्य सदिश होंगे, अभाज्य सदिश, पहला अभाज्य सदिश ए वेक्टर। किसी भी सदिश को लिखने का तरीका उसके परिमाण से और उसकी दिशा से होता है। तो इसका परिमाण ए हो गया, इसकी दिशा आई कैप हो जाएगी। दूसरा सदिश बी वेक्टर, इसको लिखने का तरीका इसके परिमाण से और दिशा से होगा। तो परिमाण तो बी हो गया, दिशा जे कैप हो गई। पर ए बराबर बी है इसलिए मैं इसे ए ही लिख देता हूं। ऐसे ही सी वेक्टर बराबर सी के कैप होगा, पर ए बराबर बी बराबर सी है तो मैं इसे ए ही लिख देता हूं। ठीक है, तो ये ए वेक्टर के बराबर हो गया, ये बी वेक्टर के बराबर हो गया और ये सी वेक्टर के बराबर हो गया। ठीक है, चलो ये डायग्राम बना लो और ये उतार लो ऐसे कैसे। ये आ गया अभाज्य सदिश। जल्दी जल्दी कहाँ चल रहा है, ये सब चीजें आप लोगों की पढ़ी हुई चीजें हैं, कोई नई चीज नहीं है। अगर एक एक दिन में एक एक संरचना ही करेंगे जब तो बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत स्लो नहीं चल सकते, यानी वो इसके अंदर बहुत स्लो चले। बहुत स्लो लिखवा रहा हूँ मैं, कुछ भी तेज नहीं लिखवा रहा। हेडिंग लिखवा रहा हूँ पहले, फिर उसके बाद में कुछ लाइनें लिखवा रहा हूँ, फिर रुक भी रहा हूँ। ऑफलाइन में मंडे से स्टार्ट होगी सॉलिड।
ऐसे मान ले कि तुम्हें कुछ नहीं आता और ऐसे पढ़ाएंगे 10 साल में जाके भी सॉलिड नहीं होगी। इस साल तो नहीं होगी फिर सॉलिड, मतलब इस साल क्या मतलब कि इस सेशन में सॉलिड होगी नहीं। करवाना है ना। उतार लिया, आगे चले। ऑफ कहाँ की है बताओ, जब से स्टार्ट हुई है तब से ऑफ कहाँ की है? मंडे से रोज क्लास चल रही है। नहीं नहीं, रिकॉर्ड नहीं डाले, सब लाइव लेंगे बिल्कुल कत्तई। इसे लेते हैं क्लास, ठीक है। जिसको पढ़ना है पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, ठीक है। अगला पॉइंट लगाओ, लास्ट पॉइंट, अभाज्य कोष्ठिका का आयतन। अभाज्य कोष्ठिका का आयतन, ठीक है। देखो, प्रत्येक कोष्ठिका के अंदर एक अभाज्य कोष्ठिका होगी और उसका आयतन ज्ञात किया जाता है इस फॉर्मूले से, ए डॉट बी क्रॉस सी से। कैसे ज्ञात करेंगे, चेक करो। हमें ए बी और सी के मान, तीनों के मान पता है। ए वेक्टर का मान होता है ए आई कैप, बी वेक्टर का मान होता है बी जे कैप, ए जे कैप, और सी वेक्टर का मान होता है ए के कैप। अतः ओमेगा बराबर, ओमेगा बोलते हैं इसको, ओम नहीं बोलते ना, ए आई कैप डॉट ए जे कैप क्रॉस ए के कैप, ठीक है। ए क्यूब हो जाएगा, फिर आएगा आई कैप डॉट जे क्रॉस के, और जे क्रॉस के आई हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप, और आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, तो ये भी कितना आएगा, ए क्यूब ही, ठीक है। देखो, प्रत्येक कोष्ठिका में अभाज्य कोष्ठिका होती है, प्रत्येक कोष्ठिका में अभाज्य कोष्ठिका होती है जिसका आयतन निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। जिसका आयतन निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। फटाफट उतारो, फटाफट। लिखो, लिखो, हो जाओ शुरू। सेकंड लगाइएगा, अंत केंद्रित कोष्ठिका, अंत केंद्रित कोष्ठिका। लिखो, इसके अंदर एक ऐसी कोष्ठिका, अंत केंद्रित कोष्ठिका लगाना हेडिंग, एक ऐसी कोष्ठिका
जिसमें परमाणु कोनों के अतिरिक्त, जिसमें परमाणु कोनों के अतिरिक्त, बॉडी सेंटर्ड बोलते हैं इसको ना, जिसमें परमाणु कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर भी उपस्थित होता है, केंद्र पर भी उपस्थित होता है, ऐसी कोष्ठिका को अंतः केंद्रित कोष्ठिका कहा जाता है। ऐसी कोष्ठिका को अंतः केंद्रित कोष्ठिका कहा जाता है। ऐसी कोष्ठिका को अंतः केंद्रित कोष्ठिका कहा जाता है। लाइन चेंज करके लिखना, इस प्रकार की कोष्ठिका में सभी भुजाओं की लंबाई एक समान होती है। इस प्रकार की कोष्ठिका में सभी भुजाओं की लंबाई एक समान होती है और सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, और सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, अर्थात A बराबर B बराबर C, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, वही A, B, C ये बराबर होंगे अल्फा बीटा गामा, ये 90 डिग्री के होंगे। बना लो फटाफट इसे, बना लीजिएगा फटाफट इसे। अच्छा, पहला पॉइंट लगाओ इसके अंदर, समन्वय संख्या। फर्स्ट पॉइंट लगाओ समन्वय संख्या। अच्छा, चेक करना इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, इधर ध्यान दो। देखो, ये केंद्र वाला परमाणु, एक परमाणु इससे घिरा हुआ है, दूसरा इससे, तीसरा इससे, चौथा इससे, पांचवा इससे, छठा इससे। अच्छा, और रुको, दो परमाणु और रह गए, सातवां और आठवां। सातवां इससे घिरा हुआ है, आठवां इससे। सेंटर वाला परमाणु 8 परमाणुओं से घिरा होता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, लिखो इसके अंदर एक परमाणु निकटवर्ती समान दूरी पर जितने परमाणुओं से घिरा होता है वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। इस अवस्था में केंद्र वाला परमाणु
8 परमाणुओं से घिरा होता है, 8 परमाणुओं से घिरा होता है, अतः इसकी समन्वय संख्या 8 हो, समन्वय संख्या 8 होगी। फटाफट डायग्राम बना लो। अतः इसकी समन्वय संख्या 8 होगी। हो गया। सेकंड पॉइंट लगाओ, कोष्ठिका का आयतन। पॉइंट लगाइएगा, कोष्ठिका का आयतन। सेकंड पॉइंट लगाइएगा, कोष्ठिका का आयतन। लिखो इसके अंदर, कोष्ठिका में प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल a है। कोष्ठिका में प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल a है, तो आयतन निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा। कोष्ठिका में प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल a है, तो आयतन निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा। कितना होगा आयतन? a क्यूब हो जाएगा इसमें भी। लिखो v बराबर a क्यूब, v बराबर a क्यूब। अच्छा बताओ, इस कोष्ठिका के अंदर कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। का योगदान 1/8, कितने हैं ऐसे? 8 हैं। 1/8 गुणा 8 करेंगे, 1 परमाणु। एक सेंटर का जिसका 100% योगदान है, तो टोटल परमाणु कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट लगाओ इसमें, कोष्ठिका में परमाणु की संख्या। कोष्ठिका में परमाणु की संख्या लिखो इसमें। तीसरा पॉइंट लगाना है, कोष्ठिका में परमाणु की संख्या। कोष्ठिका में परमाणु की संख्या तीसरा पॉइंट है, इसके अंदर लिखो। यहां 8 कोनों पर 8 परमाणु हैं। यहां 8 कोनों पर 8 परमाणु हैं, जिनमें प्रत्येक का योगदान 1/8 होगा। जिनमें प्रत्येक का योगदान 1/8 है। जिनमें प्रत्येक का योगदान 1/8 है, इस अवस्था में 8 परमाणु का योगदान होगा। अतः इस अवस्था में 8 परमाणुओं का योगदान होगा। इसके अतिरिक्त केंद्र पर एक परमाणु और है। इसके अतिरिक्त केंद्र पर एक परमाणु और है। इसके अतिरिक्त केंद्र पर एक परमाणु और है। तो कुल परमाणुओं की संख्या, तो कुल परमाणुओं की संख्या
लिखो 1/8 गुणा 8 प्लस 1 बराबर 2 होगी। अतः कुल परमाणुओं की संख्या 1/8 गुणा 8 प्लस 1 बराबर 2 होगी। ठीक है, कुल परमाणुओं की संख्या 1/8 गुणा 8 प्लस 1 बराबर 2 होगी। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल ज्ञात करेंगे इसका जालक नियतांक, संकुलन गुणांक, आगे के पॉइंट बचे हुए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।